दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है बिहार के सहरसा जिले की। 18 अगस्त 2024 की सुबह करीब 3 से 4 बजे के आसपास जब सहरसा गांव की रहने वाली रिंकू देवी और उसकी बेटी नैना कुमारी सुबह की आरती के लिए अपने घर से फूल तोड़ने के लिए निकलती है, बिल्कुल रोज की तरह ही। लेकिन वो दोनों फिर कभी भी दोबारा अपने घर पर वापस लौटकर नहीं आ पाती है। और जब वो सुबह के 6 बजे से 6:30 बजे तक भी अपने घर पर नहीं पहुंचती है, तब उनके घर वालों के द्वारा उनको ढूंढने की कोशिश की जाती है। तभी रोज की तरह अपनी सुबह की एक्सरसाइज की साइकिल चलाते हुए उस महिला के बच्चे को एक लड़का आकर बताता है कि तुम्हारी माँ और बहन की हत्या हो चुकी है और दोनों यहीं पास के सरकारी स्कूल में आपत्तिजनक अवस्था में पड़ी हुई है। ये बात जानकर वो लड़का काफी ज्यादा डर जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। ये बात पता चलते ही वो लड़का तुरंत अपने खेत की तरफ जाने वाले रास्ते की ओर दौड़ पड़ता है और अपने खेत के रास्ते में आने वाली एक चाय की दुकान पर पहुंचता है, जहां पर उसके चाचा और 2-3 लोग चाय पी रहे थे। वो उन्हें जाकर बताता है कि मेरी बहन और मेरी माँ की किसी ने हत्या कर दी है और वो गांव के सरकारी स्कूल में पड़ी है। ये बात जानकर वो लड़का और उसका चाचा तुरंत गांव के सरकारी स्कूल की तरफ दौड़ पड़ते हैं और उनके साथ ही उनका पूरा परिवार भी गांव के सरकारी स्कूल की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वो चाचा भतीजा गांव के सरकारी स्कूल में पहुंचे तो वो पाते हैं कि वहां पर बहुत से लोगों की भीड़ जमा है और लोग हत्या और रेप जैसी बातें कर रहे हैं। और जब वो दोनों लोगों की भीड़ को चीरते हुए उस स्कूल के एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां पर ना तो खिड़कियां थी और ना ही कोई दरवाजे थे, तो वो पाते हैं कि वहां पर रिंकू देवी और नैना दोनों मृत अवस्था में पड़ी हैं और उनके आसपास बहुत से पूजा के फूल भी बिखरे हुए पड़े हैं और नैना के कपड़े फटे हुए थे, जिन्हें देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों ने उसके साथ रेप जैसे जघन्य अपराध करने की कोशिश की थी। इसके थोड़ी देर बाद गांव वालों में से किसी ने पास के पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस को घटना की सारी बातें बता दी और सुबह के करीब 8 बजे के आसपास रहा होगा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अपनी पूरी क्राइम टीम और 2 स्क्वाड डॉग्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और पूरे मामले की छानबीन करने में लग जाती है। पुलिस के द्वारा दोनों डेड बॉडी को देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि अपनी मां को बचाने के लिए नैना बीच में आई होगी और अपराधियों ने उसकी भी हत्या कर दी होगी। हालांकि रिंकू ने अपनी बेटी की जान बचाने की पूरी जी जान से कोशिश की होगी, लेकिन शायद अपराधी एक से ज्यादा थे, इसीलिए वो नाकाम रही, क्योंकि रिंकू के हाथ में किसी पुरुष के बाल थे जो कि अपनी बेटी को बचाते समय रिंकू के हाथ में रह गए होंगे। हालांकि दोनों बॉडीज को देखकर पुलिस को यह लग रहा था कि शायद इस बच्ची का रेप करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अपराधी नाकाम रहे। हालांकि घटनास्थल से पुलिस को एक चाकू और एक खून से सना हुआ गमछा मिलता है, जिन्हें पुलिस के द्वारा फॉरेंसिकल भेज दिया जाता है और दोनों लाशों को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस के द्वारा आसपास के गांव वालों से पूछताछ की जाती है, लेकिन गांव वालों के द्वारा पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। हालांकि इस स्कूल के आधे किलोमीटर की दूरी तक घनी आबादी वाले घर थे, लेकिन फिर भी ना तो किसी व्यक्ति ने इन दोनों मां बेटी के चिल्लाने की आवाज सुनी और ना ही किसी और प्रकार की आवाज सुनी। पुलिस के लिए सवाल यह भी था कि इस स्कूल के आसपास ना ही कोई फूल के पौधे लगे थे और ना ही कोई बगीचा था, तो फिर ये दोनों मां बेटी इस सुनसान स्कूल के अंदर कैसे पहुंची। इसके बाद पुलिस के द्वारा महिला के परिवार वालों से भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई जो कि पुलिस को इस केस को सुलझाने में मदद मिल सके। हालांकि उस समय रिंकू देवी का पति भी घर से गायब था। पुलिस का शक सबसे पहले उस रिंकू देवी के पति पर जाता है, क्योंकि महिला का पति घर से गायब था, जो कि काफी सुबह ही सिमरी बख्तियारपुर चला गया था काम के सिलसिले में। लेकिन जब पुलिस के द्वारा उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, तब वो तुरंत पुलिस स्टेशन में हाजिर हो गया और उसने कहा कि मैं इस कत्ल के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं।
मैं तो सुबह सुबह ही काम के सिलसिले में घर से बाहर चला गया था। इन दोनों का मर्डर किसने किया ये मुझे नहीं पता है और ना ही मुझे किसी पर शक है। उस व्यक्ति से पूछताछ के दौरान पुलिस को यह बात तो पता चल जाती है कि इस व्यक्ति को अपनी बच्ची और पत्नी के मर्डर का कोई भी शौक नहीं था, जो कि पुलिस के लिए ये एक सबसे बड़ा सवाल था। इसलिए पुलिस का शक अब महिला के पति पर काफी ज्यादा यकीन में बदलता जा रहा था। इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस पूरे मर्डर केस की गहराई से छानबीन की। इसके बाद पुलिस के द्वारा रिंकू देवी के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला कि घटना वाली रात करीब 12 मिनट के आसपास रिंकू देवी को एक अज्ञात नंबर से फोन आया था, जो कि एक व्हाट्सएप कॉल थी और इस कॉल पर रिंकू देवी ने 7 मिनट से ज्यादा बात की थी। मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को रिंकू देवी अच्छे से जानती थी। और उसी दिन सुबह के करीब 3 बजे के आसपास रिंकू के पास उसी व्हाट्सएप नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी, जिस पर भी कुछ मिनट तक दोनों की बात हुई थी और जो कि रिंकू देवी की लास्ट कॉल थी। और उसके बाद 3:30 बजे के आसपास दोनों मां बेटी की हत्या हो जाती है। मतलब कि रिंकू देवी की हत्या होने में कहीं ना कहीं इस नंबर का जरूर हाथ था। इसलिए पुलिस के द्वारा इस फोन नंबर की पूरी कुंडली निकलवाई जाती है। जब पुलिस ने उस नंबर की पूरी कुंडली निकाली तो पुलिस को पता चलता है कि यह नंबर किसी और का नहीं था, बल्कि इसी रिंकू देवी के भतीजे कृष्ण कुमार का था। और उस दिन उसके फोन की लोकेशन भी रिंकू देवी के आसपास ही थी। इसलिए पुलिस के द्वारा तुरंत कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है, चूंकि उस समय वो घर पर ही मौजूद था। और जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने अपना सारा अपराध कबूल कर लिया। फिर कृष्ण कुमार ने जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ जाते हैं। कृष्ण कुमार बताता है कि उसका और उसकी चाची के बीच अवैध संबंध थे और वो दोनों पिछले काफी दिनों से एक दूसरे के साथ संबंध में थे। क्योंकि रिंकू चाची मेरे चाचा से खुश नहीं थी, इसीलिए वो मेरे साथ संबंध बना लेती है और हम लोग रोज रात को जब घर के सभी लोग सो जाते थे तब काफी ज्यादा मजे लेते थे और संबंध भी बनाते थे। हालांकि ऐसे ही धीरे धीरे हमारी नजदीकियां और बढ़ी और मैं रिंकू चाची से सच्चे दिल से प्यार करने लगा। लेकिन रिंकू चाची मुझसे केवल अपनी हवस मिटाना चाहती थी। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, क्योंकि जब मैंने उससे अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ भागकर शादी करने के लिए कहता तो वो मुझे मना कर दिया करती। और फिर उसने मुझसे काफी दूरी बना ली और उसने बातचीत करना और मुझे फोन करना भी बंद कर दिया। वो मुझे छोड़कर कुछ दिनों के बाद एक दूसरे लड़के के साथ संबंध बना लेती है और उसके साथ मजे लेने लगती है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया और मैं गुस्से में आकर रिंकू देवी का गेम ओवर करने का प्लान बनाया। कृष्ण कुमार ने बताया कि जब मैंने रिंकू चाची को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया तो लेकिन ये सारा प्लान मेरे अकेले के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने अपने चचेरे भाई राहुल को अपने इस प्लान में शामिल कर लिया और फिर मैंने रिंकू चाची को व्हाट्सएप कॉल किया और उसे बहला फुसला कर लास्ट बार मिलने के लिए सरकारी स्कूल में बुलाया। और जैसे ही रिंकू चाची सरकारी स्कूल में पहुंची तब मैंने उसकी बेटी को बाहर खड़े रहने को कहा और मैं रिंकू चाची के साथ अंदर चला गया, जहां पर हम दोनों ने मिलकर बड़ी ही बेरमी से चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। लेकिन हमें उसकी हत्या करते हुए उसकी बेटी ने देख लिया था, इसीलिए हमें ना चाहते हुए भी नैना की भी हत्या करनी पड़ी। लेकिन नैना को देखकर मेरे चचेरे भाई ने नैना का रेप करने की सोची, लेकिन अचानक ही वहां पर किसी के आने की आहट हुई तो वही रुक गए और हम दोनों वहां से भाग गए। इसके बाद पुलिस ने कृष्ण कुमार के चचेरे भाई राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया। भादंवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट तैयार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। और आज ये दोनों ही भाई जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।
और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।